अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने स्टार्ट की हुई थी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, तो आज हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट एज को, जो कि है एज ऑफ रिनेसां। लेट्स स्टार्ट। एज ऑफ रिनेसेंस। अगर हम बात करें इस एज की ड्यूरेशन की, तो ये एज स्टार्ट हुई थी 1400 में और एंड हुई थी 1550 में। तकरीबन 150 ईयर्स इसका ड्यूरेशन है। हम कहते हैं कि जो ये एज ऑफ रिनेसेंस है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज ऑफ रिवाइवल ऑफ लर्निंग। इस एज में लर्निंग का रिवाइवल हुआ था। इसको हम कहते हैं कि ये एज ऑफ पावर भी है और ये एज ऑफ वेल्थ भी है। तो ये 4-5 कॉमन नेम्स हैं इस एज के। अब हम चलते हैं इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ। इससे पहले पीछे एज में हिस्ट्री में क्या हो रहा था रिनेसेंस स्टार्ट होने से पहले। अगर हम देखें कि इसके बैकग्राउंड में क्या हो रहा था, तो सबसे पहले तो हमारे पास है 100 ईयर्स वॉर। कि इस एज से पहले जो इसका बैकग्राउंड है, वहाँ पे 100 ईयर वॉर हो रही थी, जो कि हुई थी 1337 से 1453 तक। और इसके अलावा वहाँ पर पीछे बैकग्राउंड में ब्लैक डेथ का जिक्र आया था कि वहाँ पे एक फेमिन आया था जिसकी वजह से ब्लैक डेथ हुई थी और बहुत से लोगों की जान चली गई थी। उसके अलावा हमने देखी थी पीजेंट रिबेलियन, जो कि एक रिबेलियन एक स्टार्ट हुई थी 1381 में। उसके अलावा हमने देखी थी एक लोलार्ड मूवमेंट जो कि हुई थी 14th सेंचुरी में। ये 4-5 इसके बैकग्राउंड्स हैं जो कि इससे पहले हो रहे थे, इस एज से स्टार्ट होने से पहले। अब हम देखते हैं एज ऑफ रिनेसां को, कि इस एज में कौन कौन से जो किंग थे वो आए हैं और उन्होंने कौन कौन से काम किए हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इस एज में आता है हेनरी IV। हेनरी IV है जो किंग बना था, ये बना था 1399 में और इसकी जो किंगशिप थी वो थी 1413 तक। इसके अलावा ये है कि जो हेनरी IV है ये ग्रैंडसन है किंग एडवर्ड III का। इसके अलावा हेनरी IV के बारे में जो एक फेमस चीज़ है वो ये है कि जो हेनरी IV है ये फर्स्ट इंग्लिश रूलर था सिंस नॉर्मन टाइम से। जो अब तक सारे किंग्स आए हैं उसमें ये पहला किंग था जिसकी जो लैंग्वेज थी, जो कि उसकी मदर टंग थी, जो उसकी मादरी ज़बान थी, वो इंग्लिश थी। पहले जो किंग आए थे उनकी ज़बान को छोड़ थी, कोई फ्रेंच वन था, कोई नॉर्मन से थे, लेकिन ये जो हेनरी IV है ये पहला इंग्लिश रूलर था जिसकी जो लैंग्वेज थी वो इंग्लिश थी। जैसे हमने पहले बात की थी लास्ट स्टेज में कि जो इंग्लिश है वो प्राइमरी लैंग्वेज बन चुकी थी और जो फ्रेंच थी वो सेकेंडरी लैंग्वेज बन चुकी थी। तो उसके बाद इंग्लिश को इतना फेम मिला है कि जो उसका जो किंग आया है उस एज में, उसकी जो लैंग्वेज है, उसकी मदर टंग है, वो भी इंग्लिश है। हेनरी IV के बाद हमारे पास किंग बनता है हेनरी V। हेनरी V जो है इसका जो किंगशिप का ड्यूरेशन है वो है 1413 से 1422 में। और इसकी जो दौर था हेनरी V का, इसमें एक तो हुई थी द बैटल ऑफ एगिनकॉर्ड, ये हुई थी 1415 में। और इसके अलावा एक और चीज़ हुई थी द ट्रीटी ऑफ ट्रॉयज, ये हुई थी 1420 में। हेनरी V के बाद हमारे पास किंग आता है हेनरी VI। हेनरी VI जो है जब ये 9 माह का था तब ये किंग बना था 9 मंथ की एज में। और ये कहते हैं कि जो हेनरी VI था ये एक पपिट था इन द हैंड्स ऑफ पावरफुल नोबल्स। जो उस टाइम के जो पावरफुल नोबल्स थे, जो पावरफुल लोग थे, उनके हाथों में ये जो हेनरी VI था ये एक पपिट था। इसके अलावा है कि जो इसका दौर था उसमें एक हुई थी जैक कैड्स रिबेलियन। जैक कैड्स रिबेलियन जो है ये 1450 में हुई थी और ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट थी, गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड, फॉर अब्यूज़ ऑफ पावर। जो वहाँ की अवाम थी, पब्लिक थी, उन लोगों ने किया था अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड, ताकि वो उनका जो अब्यूज़ हो रहा है, मिस यूज़ हो रहा है पावर का, उसको रोक सकें। इसके अलावा इस एज में हुई थी एक वार ऑफ रोसेस। वार ऑफ रोसेस जो थी ये हुई थी 1455 से 1485 के दरमियान। और ये जो वार ऑफ रोसेस थी ये वार थी, एक जंग थी बिटवीन हाउस ऑफ प्लेंटिजेंट एंड हाउस ऑफ लैंकेस्टर। ये जो 2 हाउस थे वहाँ के, उनके दरमियान ये जंग हुई थी। और जो हाउस ऑफ प्लेंटिजेंट था इसका जो सिंबल था वो रेड रोज़ था, और जो हाउस ऑफ लैंकेस्टर था उसका जो सिंबल था वो था वाइट रोज़। इसके बाद हेनरी VI के बाद आया था एडवर्ड IV। इसका किंगशिप का ड्यूरेशन था 1461 से 1470। उसके बाद आया था एडवर्ड V। इसका ड्यूरेशन था किंगशिप का 1471 से 1483। इसके बाद जो किंग आया था वो था रिचर्ड III। इसका ड्यूरेशन था 1483 से 1485। इसके बाद आया था हेनरी VII। हेनरी VII का जो ड्यूरेशन था किंगशिप का वो था 1485 से 1509। उसके बाद हमारे पास सबसे आखिर पे आया था हेनरी VIII।
इसका ड्यूरेशन था 1509 से 1547। ये तमाम किंग्स थे जो कि एज ऑफ रिनेसां में अथॉरिटी में आए थे या फिर किंगशिप की गद्दी पे आए थे या सीट पे आए थे। अगर हम देखें ओवरऑल के इस टाइम में क्या हुआ था, इन लोगों ने क्या काम किए थे तमाम किंग्स ने, तो देखा गया है कि इस टाइम में जो उनकी नेशनल पावर थी, इंक्रीज इन नेशनल पावर, इसकी जो नेशनल पावर थी वहाँ पे बेहतरी आई थी या फिर वो इम्प्रूव हुई थी। उसके अलावा है कि जो इंग्लैंड है इसने बहुत से एरियाज़ को कॉलोनाइज कर लिया था, बहुत से सब कॉन्टिनेंट्स को, अफ्रीका को, तकरीबन जो 1/5 पार्ट है, 1/5 पार्ट ऑफ द वर्ल्ड अंडर देयर पोजेशन, तकरीबन दुनिया का 1/5 पार्ट जो था वो उनकी पोजेशन में आ गया था। इसके अलावा है कि जो हेनरी 8 था किंग वहाँ का, वो एक नोटोरियस किंग था, क्योंकि एक बात तो ये है कि उसने अपनी 3 बीवियों का मर्डर किया था। ही किल्ड हिज 3 वाइफ्स। उसके अलावा है कि जो तमाम किंग्स थे इनकी एज में जो स्कूल थे, जो यूनिवर्सिटीज़ थी वो इस्टेब्लिश हुई थी इंग्लैंड में। और इसके अलावा जो एक काम हुआ था वो ये था कि यहाँ पे कैक्सटोन प्रिंटिंग आई थी। इस 1476 में कैक्सटोन प्रिंटिंग आ गई थी और जो फर्स्ट बुक प्रिंट हुई थी इस प्रिंटिंग प्रेस से वो थी रिक्यूलियल ऑफ द हिस्ट्रीज ऑफ ट्रॉय। इसके अलावा है कि जो ये टाइम था इसमें जो ग्रीक आइडियाज़ थे और जो ग्रीक लिटरेचर था या जो ग्रीक कल्चर था वो इंग्लैंड के अंदर आ गया था। ये थे इसकी एज के जो किंग्स थे, उन्होंने क्या काम किया, फिर उनके एज में क्या क्या चीज़ें हुई थी उसकी डिटेल। अब हम चलते हैं कि हम इस एज को रिवाइवल ऑफ लर्निंग क्यों कहते हैं। तो सबसे पहले बात यह है कि जो एज ऑफ रिनेसां थी, इससे पहले जो लिटरेचर था हमारे पास या ओल्ड लिटरेचर था, जो मेडिवल लिटरेचर था, उसका जो सेंटर था वो रिलीजन था। चर्च के बारे में बात करते थे लोग, चर्च के बारे में, प्रीस्ट के बारे में, रिलीजन के बारे में, मतलब कि जो राइटिंग का, जो लिटरेचर का जो पर्पस था या जो उसका मकसद था वो सिर्फ रिलीजन था, सिर्फ रिलीजन से रिलेटेड बात करते थे। लेकिन रिनेसां जो था इसमें नया आइडिया इमर्ज हुआ था, एक न्यू आइडिया आया था और जो लिटरेचर का सेंटर था वो बन गया ह्यूमनिज़्म। लोगों ने ह्यूमनिज़्म कहते हैं सेलिब्रेशन ऑफ मैन, मतलब कि रिलीजन से हट के लोगों ने लिखना स्टार्ट किया। इसमें लोगों ने इंसानों की बात की, ह्यूमनिज़्म की बात की कि वो क्या सोचते हैं, वो क्या करते हैं, उनकी फीलिंग्स की बात की। मतलब कि इस एज में जो रिवाइवल ऑफ लर्निंग इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो लिटरेचर था वो रिलीजन सेंटर से एक ह्यूमनिज़्म सेंटर की तरफ आ गया था। जो रिनेसां है ये स्टार्ट हुआ था इटली से और कहा जाता है कि जो रिनेसां की एज है ना, इस पर जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस है वो पेट्रार्क का है, क्योंकि इस एज में जो पेट्रार्क था उसने लिखी थी सोनेट्स, जो कि उसने लिखी थी लव सॉन्ग थे अपनी बिलव्ड के लिए, लॉरा के लिए। तो उसकी जो सोनेट्स थी उसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है इस एज पे। इसके अलावा है कि इस एज को हम कहते हैं कि ये एज ऑफ ट्रैवलिंग भी है। इस एज का एक और नाम है एज ऑफ ट्रैवलिंग, क्योंकि इसकी वजह ये है कि इस एज में जो कोलंबस था उसने डिस्कवर किया था अमेरिका को 1492 में, और जो वेस्को दा गामा था उसने डिस्कवर किया था सब कॉन्टिनेंट को 1497 से 1499 के दरमियान। और इसको हम कहते हैं कि ये एज ऑफ डिस्कवरीज भी है। तो इस एज के बहुत सारे नाम हैं, ऐसे में पहले भी बात की थी कि एज ऑफ पावर भी है, एज ऑफ वेल्थ भी है, रिवाइवल ऑफ लर्निंग भी है। उसके अलावा हमने देखा है कि ये एज ऑफ ट्रैवलिंग भी है और एज ऑफ डिस्कवरीज भी है। इसके अलावा है कि जो इस एज है इसमें जो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि उस टाइम में जो लोग थे वो सफ़र करते थे, ट्रैवल इन रिवर, वो समंदरों में सफ़र करते थे, तो वहाँ पे जो चीज़ें होती थी, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स होते थे, लोगों को उन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा बिलीव था। अब हम चलते हैं इस एज की लिटरेचर की तरफ कि इस एज में कौन से फेमस, कौन से इम्पॉर्टेंट वर्क लिखे गए। तो अगर हम देखें इस एज का लिटरेचर तो हमारे पास सबसे पहले आता है रॉगर एस्कम। रॉगर एस्कम जो है इसने एक बुक लिखी थी टॉक्सोफिलस। टॉक्सोफिलस जो है ये इसका जो इंग्लिश नेम है वो है स्कूल ऑफ शूटिंग। तो एक वर्क ये लिखा गया। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट और फेमस वर्क है वो है थॉमस मार्लो का। उसने लिखा था एक वर्क लैटिन में, मॉर्टे दी ऑथर, और ये लिखा गया था 1470 में। इसके अलावा हमारे पास इरास्मस है, उसने लिखा था ये वर्क लैटिन में जिसका नेम था प्रेज ऑफ फुली, जो लिखा गया था 1544 में। इसके अलावा हमारे पास है थॉमस मोर। थॉमस मोर ने लिखा था यूटोपिया 1516 में, और ये था इट वाज अबाउट ट्रैवलिंग अ करेक्टर। इसमें दिखाते हैं एक शख्स की ट्रैवलिंग दिखाते हैं, इसका नाम होता है एमिरिगो। यूटोपिया जो है इसमें एक शख्स की ट्रैवलिंग दिखाते हैं कि वो कैसे सफ़र कर रहा है, और उस करेक्टर का नाम क्या था ट्रैवलर का, एमिरिगो।
इसके अलावा इसमें इस यूटोपिया में इसने तीन चीज़ों के बारे में बात की है थॉमस मोर ने। पहली है लाइबर्टी, सेकंड है फ्रेटर्निटी और थर्ड है इक्वालिटी। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट वर्क देखें तो वो है टाइनडेल का न्यू टेस्टामेंट, और उसके बाद हमारे पास है वाइट एंड सरे का टोटल्स मिसकैलनी, और सेकंड है सोनेट्स है डालियन। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस की है एज ऑफ रीनेसा। सबसे पहले हमने देखा है कि इसके जो नेम्स हैं वो कौन कौन से हैं। उसके बाद हमने देखा है इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। उसके बाद हमने देखा है कि इस एज में कौन कौन से किंग्स आए हैं, उन्होंने कौन कौन से काम किए हैं। उसके अलावा हमने देखा है कि इसको हम रिवाइवल ऑफ लर्निंग क्यों कहते हैं। उसके अलावा हमने देखा है कि इसको हम एज ऑफ डिस्कवरीज क्यों कहते हैं। उसके बाद हमने देखा है इसका लिटरेचर। मैंने कोशिश की है आसान लफ्ज़ों में समझाने की। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड क्लास फेलोज। थैंक यू।